वेलकम टू आवर चैनल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन। आज की हमारी वीडियो किडनी फंक्शन टेस्ट की पिछली वीडियो की सीरीज है, किडनी फंक्शन टेस्ट पार्ट 2। इस वीडियो में हम ब्लड एग्जामिनेशन, ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट, ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट के बारे में बताएंगे। ब्लड एग्जामिनेशन इन किडनी फंक्शन टेस्ट। जो सब्सटेंस किडनी से ब्लड में एक्सक्रीट होते हैं उनको हम ब्लड एग्जामिनेशन में मेजर करते हैं। यही हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट का ब्लड एग्जामिनेशन होता है। किडनी डिसफंक्शन में जो भी हमारे ब्लड पैरामीटर्स हैं उनका लेवल बढ़ जाता है, इसलिए हमें किडनी फंक्शन टेस्ट की ज़रूरत होती है। किडनी फंक्शन टेस्ट में क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स को हम रूटीनली एनालिसिस करते हैं। अब हमारा फर्स्ट पैरामीटर होता है सीरम क्रेटिनिन। क्रेटिनिन मसल में बनने वाला क्रेटिनिन फॉस्फेट का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है। जनरली क्रेटिनिन बॉडी में कांस्टेंट रेट पे प्रोड्यूस होता है। ये बॉडी के मसल मास पे भी डिपेंड करता है कि उसका क्रेटिनिन लेवल कितना होगा और किस हिसाब से होगा। क्रेटिनिन किडनी में फिल्टर होता है पर रीएब्सॉर्ब नहीं होता। मेंस में क्रेटिनिन लेवल 0.8 टू 1.3 mg पर डीएल होता है, जबकि वुमेन में ये 0.6 टू 1 mg पर डीएल होता है। सीरम क्रेटिनिन जब तक नहीं बढ़ता जब तक जीएफआर 50 ml पर मिनट से कम ना हो। सीरम क्रेटिनिन लेवल को चेक करने के लिए मोस्टली हम जेप्स रिएक्शन का यूज करते हैं, जिसमें क्रेटिनिन को बेसिक मीडियम में पिक्रेट आयन के साथ रिएक्ट कराया जाता है और रिएक्ट होने के बाद जो रेड ऑरेंज सॉल्यूशन डेवलप होता है उसको 520 नैनोमीटर पर कलरीमेट्रिकली मेजर करते हैं। अब ये देखेंगे कि किन किन रीजंस की वजह से हमारा सीरम क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट इज इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। हमारे रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड हो, सही से काम ना कर रहे हो। वेरी हाई प्रोटीन डाइट, कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले रहा हो, कोई स्टेरॉइड यूज, एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज कर रहा हो, किसी का बहुत ज़्यादा मसल मास हो जैसे कि हमारा बॉडी बिल्डर्स का होता है, जाइंट्स का होता है या फिर एक्रोमेगली पेशेंट्स का होता है, रेपिड एनालिसिस या फिर क्रश इंजरी हुई हो, या एथलिक जो ओरल क्रेटिनिन ले रहे हो, या फिर कोई ड्रग्स पे हो पेशेंट जैसे कि प्रोबिनासिड या फिर सिनेमेटाडाइन या फिर ट्रेमेट्रीन या फिर ट्रेमेथोप्रीन या फिर एमिलोराइड पे हो। तो ये सब रीजंस हैं जिनके कारण क्या होता है, हमारा सीरम क्रेटिनिन इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं ब्लड यूरिया की। ब्लड यूरिया हमारा अगला पैरामीटर है जिसको हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन में एनालाइज करते हैं। यूरिया हमें प्रोटीन और अमीनो एसिड के कैटाबोलिज्म के एंड प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है। जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा यूरिया ही होता है। यूरिया ग्लोमेरुलाई से फ्रीली फिल्टर होता है। बहुत सारी किडनी डिजीज जैसे कि ग्लोमेरुलर, ट्यूबुलर, इंटेस्टाइनल और वेस्कुलर डैमेज की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा यूरिया कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। नॉर्मली यूरिया लेवल हमारा 10 टू 40 mg पर डीएल होता है। मेल्स में इसकी कंसंट्रेशन फीमेल्स से थोड़ी हाई होती है, क्योंकि जो मेल्स हैं वो थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका यूरिया लेवल सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है। ब्लड यूरिया तो प्लाज्मा क्रेटिन मेनली क्या होता है कि प्लाज्मा क्रेटिन हमें ज़्यादा एक्यूरेट देता है, जबकि हमारा जो ब्लड यूरिया लेवल है उसको बहुत सारे जो रीजंस हैं उसकी अफेक्ट करते हैं। जो नॉर्मली हमारा ब्लड यूरिया लेवल होता है वो 10 टू 40 होता है, जबकि ये जो बढ़ जाता है इस पे इफेक्ट करते हैं जो रीजन है वो है माइल्ड डिहाइड्रेशन, हाई प्रोटीन डाइट, इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, मसल वास्टिंग एज इन स्टार्वेशन, या फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, या फिर ट्रीटमेंट विद कोर्टिसोल और इन सिंथेटिक एनालॉग्स। ब्लड यूरिया लेवल जिन स्टेट्स में बढ़ता है उनको बोलते हैं हम यूरेमिया या फिर एजोटीमिया। अब ब्लड यूरिया एलिवेशन के कॉजेस क्या क्या हैं वो हैं, अगर प्रीरिनल कॉज की बात करें तो है रीनल हाइपोपरफ्यूजन। अगर हम रीनल कॉज की बात करें तो वो है हमारा एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। और अगर हम पोस्ट रीनल कॉज की बात करें वो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी फ्लो। ब्लड यूरिया नॉर्मली जीएफआर
हाफ होने पर यूरिया क्या होता है हमारा डबल हो जाता है। यूरिया क्रिएटिनिन का डिटरमिनेशन हम प्रीनीनल और पोस्टरीनल एजोटीमिया में डिफरेंशिएट करने के लिए भी करते हैं। प्रीनीनल एजोटीमिया में यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जबकि क्रिएटिनिन का लेवल हमारा सेम रहता है। पोस्टरीनल एजोटीमिया की अगर बात करें तो हमारे यूरिया लेवल और क्रिएटिनिन लेवल दोनों ही के लेवल क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। बस फर्क ये होता है कि क्रिएटिनिन लेवल हमारा स्लाइटली इंक्रीज करता है, जबकि हमारा यूरिया लेवल ज्यादा इंक्रीज करता है। अगर हम एंजाइमेटिक ब्लड यूरिया के एस्टिमेशन की बात करें तो उसके लिए हम बेर्टलेट मेथड यूज करते हैं, जिसका प्रिंसिपल है यूरिया को जब हम हाइड्रोक्सी यूरिएज से रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। अमोनिया और जो अमोनिया हमारा फॉर्म होता है उसको जब हम फिनोलिक क्रोमोसोम और हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारे ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम 570 नैनोमीटर पे मेजर कर सकते हैं। उससे हमें ब्लड यूरिया एस्टिमेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं सीरम यूरिक एसिड की। सीरम यूरिक एसिड ह्यूमंस में हमें सीरम यूरिक एसिड हमारे प्यूरिन, न्यूक्लियोसाइड्स, एडिनोसाइड्स या फिर ग्वेनोसाइन की कैटाबोलिज्म के मेजर प्रोडक्ट से हमें मिलता है। प्यूरिन्स हमारे डाइट्री न्यूक्लिक एसिड या फिर डिग्रेडेशन ऑफ एंडोजीनियस न्यूक्लिक एसिड के कैटाबोलिज्म से मिलता है। प्यूरिन्स का अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए, अगर प्यूरिन्स का हमारा ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो यूरिक एसिड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ह्यूमंस में क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ यूरिक एसिड क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है, जबकि जो रिमाइंडर होता है वो हमारा जीआईटी में सिक्रीट होता है। यूरिक एसिड की रीनल हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें 4 सीक्वेंस होते हैं। फर्स्ट सीक्वेंस इज यूरिक एसिड की जो कैपिलरी प्लाज्मा क्या होता है उसमें वर्चुअली फिल्ट्रेशन होती है, जो ग्लोमेरुलस में उसके बाद एंटर कर जाता है। सेकेंड स्टेप प्रोक्सिमेटरी कॉन्वेंट ट्यूब्यूल के अंदर 98 to 100% यूरिक एसिड को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, थर्ड स्टेप यूरिक एसिड प्रोक्सिमेटरी ट्यूब्यूल के डिस्टल पोर्शन के ल्यूमेन में सिक्रेट होता है और उसको दोबारा फोर्थ स्टेप में उसको दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स में। अब लास्ट में एक टर्म आती है हमारी हाइपर यूरिसीमिया। इसमें क्या होता है, जब यूरिक एसिड किसी मेल में 7 mg/dl से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और 6 mg/dl वुमेन्स में किसी का ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसको हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करेंगे ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट की। ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट में जीएफआर हमारा जो मेजर है, जीएफआर हमारा बेस्ट मेजर है ग्लोमेरुलर फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। नॉर्मली हमारा जो जीएफआर होता है वो 125 ml पर मिनट होता है। जब हमारा जीएफआर 30% से कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम पेशेंट्स को क्या होता है, असिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट को नहीं पता लगता, कोई सिम्टम नहीं आते। लेकिन अगर हम उसको बायोकेमिकली देखें तो हमें उसका जीएफआर से पता लग जाता है कि इसका जीएफआर लो है। जीएफआर अगर उसके बाद भी 30% से कम होने के बाद भी और डिक्रीज करता है तो उसको सीवियर रीनल इनसफिशिएंसी होती है, उसको यूरेमिया होता है, उसको एसिडीमिया होता है, उसको वॉल्यूम ओवरलोड होता है, न्यूरोलॉजिक, कार्डिक और रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन होती हैं। अगर जीएफआर हमारा 5 to 10% से भी कम रह जाता है तो उसको हम ईएसआरडी बोलते हैं। ईएसआरडी हमारा एंड स्टेज रीनल डिजीज होता है। इसको बहुत सारे एमसीक्यूज में, बहुत सारे एग्जाम में ईएसआरडी पूछा जाता है। ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट में अगर हम इन्हेलिन क्लियरेंस और क्रिएटिनिन क्लियरेंस के यूज देखें तो दोनों को ही जीएफआर कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस एक सिंपल इनएक्सपेंसिव बेड साइड एस्टिमेशन जीएफआर का। क्रिएटिनिन क्लियरेंस में जो भी हमारा डिक्रीज रीनल रिजर्व है वो 60 to 100 ml पर मिनट होता है। माइल्ड रीनल इंपेयरमेंट है उसमें हमारा क्रिएटिनिन जीएफआर है 40 to 60 ml पर मिनट होता है। मॉडरेट इनसफिशिएंसी में 25 to 40 ml पर मिनट होता है और रीनल फेलियर में हमारा लेस देन 25 ml पर मिनट हमारा जीएफआर होता है। ये हमारी जीएफआर की वैल्यू है कि कितने जीएफआर में कितना हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है। एंड स्टेज रीनल डिजीज में हमारा लेस देन 10 पर मिनट हो जाता है।
अब बात करेंगे हम ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट की। यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट, ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आता है यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट। किडनी में यूरिन को कंसंट्रेट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम यूरिन ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में किसी हेल्दी इंडिविजुअल को 14 आवर्स के लिए वाटर नहीं दिया जाता। अगर उसके बाद अगर उसकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.02 से ज्यादा होती है तो उसकी कंसंट्रेशन पावर नॉर्मल होती है। अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.008 से 1.010 तक होती है तो ये दिखाता है कि किडनी उसकी वर्क नहीं कर रही। तो ये जो हमारा टेस्ट है इसका एक नोट है कि इसको कभी भी डिहाइड्रेटेड पेशेंट पे नहीं किया जाता। अब ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट का ही दूसरा टेस्ट है वैसोप्रेसिन टेस्ट। ये हम इस टेस्ट को पेशेंट फ्रेंडली टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, पेशेंट को शाम को 6 से 8 बजे तक कुछ भी पीने के लिए नहीं दिया जाता और उसको 8 बजे वैसोप्रेसिन की 5 यूनिट्स दी जाती हैं सबक्यूटेशनली और उसके बाद सुबह 9 बजे तक वो जितना भी यूरिन पास करता है उसको कलेक्ट किया जाता है और सुबह उसकी अगर उसकी ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2020 से अबव होती है या फिर उसकी ऑस्मोलैलिटी अबव 800 ऑस्मोलैलिटी पर केजी से ज्यादा होती है तो हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। अगर उसकी जो ऑस्मोलैलिटी का रेशियो है वो 3 वैल्यू या फिर उससे 2 वैल्यू एबनॉर्मल होती हैं तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है। अब तीसरा हमारा टेस्ट होता है यूरिन डाइल्यूशन या फिर वाटर लॉस टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को ओवरनाइट फास्टिंग रखते हैं, उसके बाद उसको 1000 ml वाटर देते हैं ड्रिंक करने के लिए। यूरिन स्पेसिमेन अगले 4 घंटे तक कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जब उसका ब्लैडर पूरी तरह खाली हो जाता है तो ये देखा जाता है कि अगर उसको 1000 ml वाटर दिया तो उसका 700 मिनिमम नॉर्मल कंडीशन में यूरिन आएगा 4 घंटे के अंदर और उसकी स्पेसिमेन की ग्रेविटी 1 यूरिन स्पेसिमेन ग्रेविटी उसकी 1.004 होगी। किडनी जो बहुत ज्यादा डैमेज होगी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 और वॉल्यूम 400 ml से ज्यादा होगा इस टाइम पे। इस टेस्ट को ओडिमा पेशेंट, रीनल फेलियर पेशेंट और वाटर के पेशेंट नहीं दिया जाता है, जिससे क्या हो सकती है, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना जो भी इस टेक्निकल फील्ड में या पैरामेडिकल फील्ड में है।